हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी फ्रॉम IITian स्पेस। ठीक है, आप लोगों को मैं मैथ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीटेक NIT जालंधर से हूँ मैं। ठीक है, तो मैथ्स के टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा बहुत IIT और NIT के बारे में कुछ बता देता हूँ। ठीक है, और IIT के कॉम्पिटिशन्स का कैसे प्रिपरेशन किया जाता है ये बता देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा IIT है, ठीक है, IIT का मतलब होता है, IIT होता है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक होता है NIT। ठीक है, तो NIT होता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये दोनों जो कॉलेज हैं वो नेशनल लेवल कॉलेज हैं और दोनों में क्वालिफाई करने के लिए, दोनों में एंट्री पाने के लिए हमें एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। वो एग्ज़ाम है हमारा JEE एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जो JEE एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के 2 स्टेज होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज होता है वो JEE मेंस होता है और जो सेकंड स्टेज होता है वो JEE एडवांस होता है। ठीक है, तो जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है, अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई करोगे तभी आप JEE एडवांस में जा पाओगे, अदरवाइज JEE एडवांस के एग्ज़ाम में अपीयर हो पाओगे, अदरवाइज आप अपीयर नहीं हो सकते। ठीक है, और इसके अलावा और भी मेन पॉइंट क्या है कि JEE मेंस क्वालिफाई करने के बाद सिर्फ आप क्वालिफाई कर गए तो उतना से आपको NIT कॉलेज नहीं मिलेगा। JEE मेंस क्वालिफाई करने के अलावा आपका मार्क्स का जो होना चाहिए एक उस लेवल से होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपका रैंक इतना हो जाए जिससे कि आप जो 30 NIT कॉलेज है उसमें से 30,000 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आपका 30,000 के आसपास हो। ठीक है, और कुछ होते हैं कैटेगरी रैंक भी होते हैं, तो उस कैटेगरी रैंक के थ्रू भी मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो NIT कॉलेज है उसके लिए आपको क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तब आप NIT कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, क्वालिफाइंग अगर आप कर जाते हो तो IIT के एडवांस एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं। जो इसका प्रिपरेशन करना है, जो JEE मेंस है और JEE एडवांस है, इसका जो आपका प्रिपरेशन करना है वो किस तरह से आप प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथ हो गया। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, और इसमें सबसे स्कोरिंग वाला जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा केमिस्ट्री होता है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से कर लेते हो तो स्कोर आपका थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो टाइम कंजम्पशन होता है वो बहुत कम होता है और उसके बाद जो टाइम लगता है वो मैथ्स का टाइम लगता है और फाइनली आपका फिजिक्स का टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको मतलब केमिस्ट्री को एक साथ कवर अप करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो केमिस्ट्री एक साथ कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, अगर ये तीनों सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस में कर लेते हो, ठीक है, तो क्वालिफाई करना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, और एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि बहुत लोग जो प्रिपरेशन करते हैं तो साथ में करते क्या है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया और वो डिसकंटिन्यूटी होती है उनके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा। जैसे उन्होंने किया प्रिपरेशन, कुछ टाइम के लिए बिल्कुल छोड़ दिया प्रिपरेशन, ठीक है, फिर स्टार्ट किया, फिर छोड़ दिया। और वो लोग भले ही उनको कितना भी आता हो, थोड़ा आता है या थोड़ा ज़्यादा आता है, कुछ भी आता है, लेकिन जो कंटिन्यूअस बने रहते हैं, लगातार प्रिपरेशन करते हैं, वैसे लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में हमेशा याद रखने वाली है कि जब भी आप प्रिपरेशन करो, ठीक है, मतलब प्रिपरेशन जब भी क्या करो, आपने स्टार्ट तो कर ही दिया, तो आप कंटिन्यूअस बने रहो। आपकी कंटिन्यूटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूअस बने रहो और कंटिन्यूटी के थ्रू अपना प्रैक्टिस करते रहो, अपने टीचर्स जो हम लोग हैं, हम लोगों से कंसल्ट करते रहो, और साथ में क्या करना है, आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, जो भी आपको पूछना है कंपटीशन के रिगार्डिंग या फिर उसके बाद सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उन सब के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। तो आप लोग इससे पूछो, क्लियर करो और अपना कंटिन्यूटी कभी भी खोने मत दो। ठीक है, कंटिन्यूटी बनाए रखो तो आराम से आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा IIT कॉलेज है और NIT कॉलेज है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो टोटल NIT कॉलेज है ये ऑल इंडिया में 30 NIT कॉलेज है और जो IIT कॉलेज है वो अराउंड 12 के आसपास है। ठीक है, तो हर स्टेट में एक NIT कॉलेज है आपका। ठीक है, जैसे असम में है, फिर उसके बाद आपका अरुणाचल में भी है ईटानगर। ठीक है,
तो ऐसे हर स्टेट में एक है। मैंने जिस NIT से किया है वो है जालंधर में, पंजाब में जालंधर से, ठीक है, NIT जालंधर, ठीक है। हर स्टेट में आपको एक NIT कॉलेज मिलेगा और उसमें जो बेस्ट NIT कॉलेज है पूरे इंडिया में, जो बेस्ट NIT कॉलेज है वो आपका है NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT सूरतकल, NIT कुरुक्षेत्र भी आ गया, NIT इलाहाबाद भी है। ये 5-7 NIT है, वो टॉप के NIT में आते हैं और उस NIT का कंपैरिजन आप IIT से भी कर सकते हो, क्योंकि IIT के कॉलेज और वो जो टॉप के NIT हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। जैसे हमें कई बार लगता है कि हम IIT में अगर क्वालिफाई करके गए, ठीक है, या NIT में गए तो उससे हमें क्या बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो ये बात जानने वाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है कि अगर हम कॉलेज में जाते हैं IIT और NIT में तो हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, हम क्या क्या हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, हमारा ग्रोथ कैसे हो पाता है कॉलेज में, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी NIT कॉलेज होते हैं और IIT कॉलेज होते हैं, ये टेक्निकल कॉलेज हैं। तो यहाँ पे एक तो हमारे माइंड में आता है जॉब की बात, तो 4 इयर्स का ये कोर्स होता है, ठीक है। जब आप बीटेक करते हो तो 4 इयर्स का कोर्स होगा आपका, और 4 इयर्स में आपके टोटल 8 एग्जाम्स होंगे हर सेमेस्टर में, मतलब फाइनल टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। तो 8 सेमेस्टर जब आप कंप्लीट कर जाते हो तब आपके पास कॉलेज में कंपनियां आती है, और 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद नहीं, मतलब 7 सेमेस्टर के पास ही कंपनियां आने लगती है और उसके बाद कैंपस में ही प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल ईयर में जाते जाते कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो जाता है, मतलब 4th ईयर में जाते जाते। जैसे प्लेसमेंट के अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आगे फर्दर स्टडी करने के लिए। उसके अलावा कुछ लोगों का होता है आर्मी फील्ड में जाने के लिए, या कुछ का होता है कुछ अलग कैरियर में, जैसे कि डांसिंग हो गया या फिर सिंगिंग हो गया, इस टाइप के पैशंस के लिए। तो हर टाइप के अपॉर्चुनिटी होते हैं उस कॉलेज में जाने के बाद आपको, ठीक है। आप इंडिया के जितने टॉप कॉलेज में जाते हो आपकी अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो एटमॉस्फेयर आपका मिलेगा कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो पूरा इंडिया से आते हैं, और सारे स्टूडेंट क्वालिफाई करके आते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्टूडेंट टैलेंटेड होते हैं, ठीक है। और उनके साथ आप रहोगे तो एक पॉजिटिविटी का माहौल आपके पास मिलता है, और उस माहौल से आप अपने आप ही एक ग्रोथ होता है, ठीक है। और वो एक इंडिपेंडेंसी होती है लाइफ की, वो आप अचीव कर पाते हो। और साथ में क्या होता है कि आप कैरियर के या फिर जॉब्स के इस सब बारे में सोचने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे लिए बहुत सारी इसकी अपॉर्चुनिटी होती है, साथ में जॉब का कोई टेंशन नहीं होता है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि कंपनियां कुछ कंपनियां रिसर्च के लिए भी ले जाती है स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में, ठीक है। कॉलेज से स्टूडेंट को कुछ रिसर्च के लिए भी लेकर के जाती है, तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हो, रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो चलो ये सब तो बातें हो गई किसकी, IIT और NIT के बारे में, कि कॉलेज में जाने के बाद क्या क्या होता है और कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। अभी 11th के मैथ में क्यों बोल रहा हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ट्रिगोनोमेट्री है, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक है उसका यूज आपका फिजिक्स में भी आएगा, ठीक है, कहीं कहीं केमिस्ट्री में भी आ जाता है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री का हर जगह पे एप्लीकेशन है, ठीक है। आपने अभी 10th में भी ट्रिगोनोमेट्री कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, और अभी भी पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री का आगे 12th क्लास में जब आप जाओगे तो कैलकुलस टॉपिक है, तो कैलकुलस में भी ट्रिगोनोमेट्री का यूज आ जाता है, ठीक है। तो हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट टॉपिक, और कुछ ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक करते हैं, और उसके बाद आगे जा करके हम जो स्टार्टिंग के टॉपिक होंगे, रिलेशन, फंक्शन, सेट, ठीक है, उसको हम आगे करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंगल। अब एंगल को हम देखते हैं, एंगल क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है एंगल। तो जो एंगल होता है, एंगल आपने सुना होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब एंगल सुना होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एंगल का डिफिनीशन क्या है, ठीक है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ एंगल। तो एंगल के बारे में अगर हमें बताना है तो हम यही बताएंगे कि ये जो रे है, ठीक है, रे इस टाइप से होता है। कोई रे ऐसे है, अगर हम रे को रोटेट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे है, अगर हम रोटेट कर देते हैं तो ये जो अमाउंट हुआ इसी को एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रे हो गया हमारा, ठीक है। अब इस रे को हम रोटेट कर देते हैं, इस पॉइंट को फिक्स करके अब हम रोटेट करते हैं,
जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम बोलते हैं एंगल। तो इस पॉइंट को हमने बोल दिया O और इस पॉइंट को हमने दिया A और इस पॉइंट को हमने दिया B। तो ये जो OA आर्क है, OA रेज है, इस रे को हमने रोटेट करके और OB तक ले गए, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है इसको हम बोलते हैं एंगल। अब देखो, जब अमाउंट ऑफ रोटेशन की बात है तो अमाउंट ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो उस एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो उस एंगल को बोलते हैं हम निगेटिव एंगल, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये हो गया O पॉइंट और ये A पॉइंट, अब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये हो गया हमारा B पॉइंट, ठीक है। ये रोटेशन कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब इस रोटेशन को हम बोलेंगे निगेटिव एंगल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे निगेटिव एंगल, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये एंगल हमारा पॉजिटिव एंगल है और ये एंगल हमारा निगेटिव एंगल है, ठीक है। तो क्योंकि ये एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इसके बाद हमें देखना है कि जो एंगल हम मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एंगल है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होगा, किस यूनिट में हम इसको बोलेंगे। जैसे हमारे पास होता है 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है, तो ये डिग्री के फॉर्म में हुआ। कभी कभी हम इसको रेडियन के फॉर्म में भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो यूनिट है एंगल का उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा डिग्री मेजर, ठीक है। जो एंगल्स का मेजरमेंट का यूनिट है उसमें फर्स्ट है हमारा डिग्री मेजरमेंट, ठीक है। अब ये जो डिग्री मेजर्स है ये क्या होता है, तो जो आपने पढ़ा है 30 डिग्री 40 डिग्री वही यूनिट है डिग्री, लेकिन डिग्री होता क्या है एक्चुअल में। जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा सेंटीमीटर क्या है, मीटर क्या है, किलोमीटर क्या है, उसी तरह से डिग्री है, ठीक है। लेकिन क्या आपने डिग्री का डेफिनेशन देखा है, डिग्री क्या होता है, ठीक है। तो डिग्री का हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। डिग्री जो होता है वो होता है 1 पार्ट ऑफ ए 90 इक्वल पार्ट्स ऑफ ए राइट एंगल, ठीक है। अगर हम किसी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये हमारे पास राइट एंगल है और इसको हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो 1 पार्ट होता है, इस 1 पार्ट को हम बोलते हैं डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। ये जो 1 पार्ट होता है, इस 1 पार्ट को हम बोलते हैं 1 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री, ठीक है। तो ये जो 1 पार्ट है, किसका 1 पार्ट है, इसको हम बोलेंगे ईच पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, ईच पार्ट ऑफ ए राइट एंगल फ्रॉम 90 इक्वल पार्ट्स, कॉल्ड डिग्री, ठीक है। ईच पार्ट ऑफ ए राइट एंगल, किसी राइट एंगल के जितने भी पार्ट्स हैं हर एक पार्ट, ठीक है, और फ्रॉम कितना 90 इक्वल पार्ट्स। किसी राइट एंगल को जब हम 90 इक्वल पार्ट्स करते हैं उसमें से जो 1 पार्ट होता है उस 1 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ठीक है। हमने राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में किया, ठीक है, राइट एंगल, और इसको हमने किया 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 डिग्री। सिंपल है, यहाँ पे राइट एंगल को हमें क्या करना है, 90 इक्वल पार्ट्स में करना है, और उसमें से 1 पार्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री का डिफिनेशन क्लियर है आपके पास। अब अगर आपने राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में किया है, लेकिन क्या आपको पता है कि राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। राइट एंगल क्या है, हमारा राइट एंगल का कंसेप्ट आपको पता है, तो देखते हैं राइट एंगल क्या है। राइट एंगल का मतलब होता है कि किसी प्लेन को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी प्लेन को, जैसे हमारे पास यही प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को जब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, यहाँ पे हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कर दिया। जैसे प्लेन का मतलब होता है इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, प्लेन का मतलब एक फिक्स प्लेन नहीं होता।
प्लेन का मतलब होता है इनफाइनाइट प्लेन। तो उस इनफाइनाइट प्लेन को हम एक सिंपल प्लेन के फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। हमने यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। तो ये जो 1 पार्ट है, इस 1 पार्ट को हम बोलते हैं राइट एंगल, ठीक है। 1 पार्ट को हम बोलते हैं राइट एंगल, 1 राइट एंगल, ठीक है। तो ये भी हमारा राइट एंगल है, ठीक है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स जो है ये राइट एंगल है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 1 राइट एंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 1 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड 1 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए जो 90 इक्वल पार्ट्स वो 90 डिग्री, तो जो राइट एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद है सेकंड पार्ट हमारा रेडियन मेजर। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो जो रेडियन यूनिट होता है वो एक सर्कुलर सिस्टम का होता है। जैसे जो एंगल होता है वो हम सर्कल के थ्रू समझते हैं इस रेडियन को। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब जो हमने सर्कल ड्रॉ किया इसका हमारा यहाँ पे सेंटर हो गया और ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये R हमारा रेडियस है और O सेंटर है, और एक पॉइंट है जो सर्कमफेरेंस का पॉइंट है। तो जितना रेडियस है, अगर हम रेडियस के इक्वल आर्क का लेंथ लेते हैं, ठीक है, रेडियस के इक्वल क्या आर्क लेंथ, जैसे ये हमारा आर्क लेंथ हो गया, तो ये पॉइंट हमने B ले लिया। अब ये जो AB आर्क का जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। अब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये R हो गया और यहाँ पे भी R हो गया। मतलब ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस जब तीनों ही R के इक्वल हो जाता है तो उस समय इस आर्क के थ्रू सेंटर पे, आर्क के थ्रू सेंटर पे जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन, ठीक है। तो ये जो आर्क है इसके थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ये हमारा 1 रेडियन एंगल है, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, when arc length of a circle equals to radius, then angle formed by arc at the center is equal to 1 रेडियन, ठीक है। तो यही डिफिनीशन हुआ हमारा 1 रेडियन का, ठीक है। तो हमने 2 टॉपिक देखा, एक देखा डिग्री मेजरमेंट और दूसरा देखा रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है या फिर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री को रेडियन या फिर रेडियन को डिग्री में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक कन्वर्जन देखते हैं हम, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन देखते हैं। उसके लिए हमें सर्कुलर सिस्टम से ही देखना होगा। जो सर्कुलर सिस्टम है उसी से हम देखते हैं। ये सेंटर हो गया हमारा, ये O हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट आ गया A, ठीक है। तो OA जो है ये हमारा रेडियस हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट हमने D ले लिया, यहाँ पे ये लेंथ हमारा R हो गया, और फिर इसके बाद यहाँ पे भी R हो गया, ठीक है। ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया और ये R हो गया। अब ये जो एंगल है ये हमारा 1 रेडियन है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसमें आर्क का एक पॉइंट हमने लेते हैं C, ठीक है, और यहाँ से जो एंगल है इस एंगल को हम थीटा डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और जो आर्क है उसका लेंथ हम ले लेते हैं L, आर्क का लेंथ हमने ले लिया L, ठीक है। ये डायग्राम शायद आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा हो तो मैं एक बार डायग्राम को पहले समझा देता हूँ। ये क्या है, OA रेडियस है और दूसरा रेडियस हमारा OB है, ठीक है। एक रेडियस OA है और दूसरा रेडियस OB है, और ये जो AB आर्क है, ठीक है, A से B तक का जो आर्क है इसका लेंथ R है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा आर्क है यहाँ पे A से C तक का जो आर्क है, ये पॉइंट हमारा C है, तो A से C तक का जो आर्क है इसका लेंथ हमारा L है, ठीक है। और AC आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है, ठीक है। और AB आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो कितना है, 1 रेडियन।
जनरली हम रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो यहाँ पे 1 पे हमने सी लिखा है, तो इसका मतलब हुआ ये 1 रेडियन। अब देखो आप, हमें यहाँ पे कुछ रिलेशन निकालना है। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि आपको यहाँ देखने से पता चल रहा होगा कि आर्क का लेंथ जब बढ़ रहा है तो ये जो एंगल का अमाउंट है ये भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जो आर्क का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये जो एंगल का अमाउंट है ये कम है, और आर्क लेंथ जब बढ़ गया तो एंगल का अमाउंट भी बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? अमाउंट ऑफ रोटेशन के या फिर एंगल के। ठीक है, तो आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल। ठीक है, मतलब जो आर्क लेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एंगल के। तो इसका मतलब जब ये एल आर्क है, आर्क लेंथ है, तो उस समय एंगल थीटा है, तो हम बोल सकते हैं एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो एल इज इक्वल टू के इंटू थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि इसका एल है आर्क लेंथ और इसका जो एंगल है वो थीटा है, तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो एल इज इक्वल टू के इंटू थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है वो किससे आएगा? यहाँ से आएगा, दूसरे वाले आर्क से आएगा। हम लिखेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 रेडियन। ठीक है, क्योंकि इसका एंगल कितना है? 1 रेडियन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल टू के इंटू 1 रेडियन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आया एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 रेडियन। ठीक है, एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 1 रेडियन। इस 1 रेडियन को हम छोड़ देंगे। ठीक है, क्यों छोड़ देंगे 1 रेडियन को? क्योंकि 1 रेडियन को हम इसलिए छोड़ देंगे कि यहाँ पे जो 1 रेडियन है, ये थीटा जो है ये भी हमारा रेडियन में है, और ये जो 1 है ये भी रेडियन में है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। एल अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ठीक है, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये जो थीटा है यहाँ पे रेडियन में है, और क्यों यहाँ पे रेडियन में? क्योंकि ये भी रेडियन में था, यहाँ भी रेडियन में था, तो ये थीटा रेडियन में है, ये आर हमारा रेडियस है और एल जो है वो आर्क लेंथ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो एल है आर्क लेंथ है, अगर उसको हमने यहाँ तक बढ़ा दिया, आर्क लेंथ को जब हम यहाँ तक बढ़ा देते हैं, ये पॉइंट को डी ले लेते हैं, तो जब हम यहाँ तक आर्क लेंथ को ले जाते हैं तो उस समय जो ये लेंथ होगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? ये लेंथ हो जाएगा पाई आर। ठीक है, तो इफ एल इज इक्वल टू पाई आर, ठीक है, जो एल की वैल्यू है हमारा पाई आर है, जब एल की वैल्यू पाई आर हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? डिग्री में। ठीक है, थीटा को हम डिग्री में चेंज कर देते हैं क्योंकि हमें डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो जब एल की वैल्यू हो गया पाई आर तो थीटा इज इक्वल टू उस समय हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम रख देते हैं पाई आर इज इक्वल टू ये आर इंटू ये जो थीटा है इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। इधर हमारा रेडियन ही है। ठीक है, क्योंकि पाई यहाँ पे क्या हो गया? पाई ये पूरा हो गया, ये आर हो गया, तो पाई आर हमारा, पाई आर की वैल्यू जो हो गया वो लेंथ हो गया, और ये जो आर हो गया ये है, और थीटा ये हमारा हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई रेडियन है और यहाँ पे 180 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से कंसेप्ट आया पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पॉइंट आप याद कर सकते हो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक देखा डिग्री सिस्टम, ठीक है, डिग्री यूनिट ऑफ एंगल डिग्री, एंड सेकंड क्या देखा हमने? रेडियन, और थर्ड क्या देखा? डिग्री और रेडियन के बीच रिलेशन। ठीक है, अब तीनों मेन पॉइंट को हम एक बार नोट कर लेते हैं, एक जगह पे कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिग्री, तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये जो 1 डिग्री था, अगर हम 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में करते हैं तो 1 पार्ट्स को हम बोलते हैं मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट।
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और इसको हम डिग्री को डॉट से डिनोट करते हैं और मिनट को हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं, सॉरी सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं। और फिर उसके बाद जब हम 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से आएगा हमारा सेकंड। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमने रेडियन का क्या देखा था कि 1 रेडियन कितना वैल्यू होता है, ठीक है। तो वो डिफिनीशन था कि जो आर्क लेंथ जब हमारा रेडियस के इक्वल हो जाता है तो आर्क लेंथ के थ्रू सेंटर पे बनाया गया एंगल को हम बोलते हैं 1 रेडियन। तो जो सेकंड वाला कंसेप्ट है हम देखते हैं रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है वो रेडियन और डिग्री में हमारा क्या रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। डिग्री और रेडियन में यही रिलेशन था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, और फिर थीटा रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा डिग्री, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा पाई रेडियन था 180 डिग्री। अब इसी को हम चेंज करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहाँ से 1 डिग्री की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंसेप्ट होता है ग्रेड का कंसेप्ट, ठीक है। तो उसको भी हम देख लेते हैं ग्रेड क्या होता है। ग्रेड को हम जी से डिनोट करते हैं। तो जो ग्रेड होता है हमारा 1 राइट एंगल को जब हम 100 इक्वल पार्ट्स में करते हैं तो 1 पार्ट्स को बोलते हैं ग्रेड, ठीक है। 1 राइट एंगल जब इसको हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड, ठीक है। 1 पार्ट जो होता है उसको हम 1 ग्रेड बोलते हैं। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हम स्मॉल जी लिख देते हैं। तो हमने आज का जो कंसेप्ट देखा वो देखा डिग्री क्या होता है, फिर रेडियन क्या होता है, ग्रेड क्या होता है, डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन है, मिनट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ठीक है। इतना हमने कंसेप्ट देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास में हम इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल आप लोग को यही बोलूँगा कि आज के क्लास में आप लोग इसको देख ही रहे हो और इसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। और एक नोट्स बना लो आप लोग, ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जब करें तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखे हैं सबको एक बार ये पता रहे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, 1 डिग्री कितना मिनट होता है, ये कंसेप्ट बिल्कुल पता रहना चाहिए। तभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप उस समय आसानी से समझ सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रह लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।